कैसे हैं आप सभी साथियों। हम लोग पिछले 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड किया तो उसमें मैं खाली विषय सूची पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम, इस विषय का पाठ्यक्रम, उस विषय का पाठ्यक्रम, हम लोग इन्हीं पे चर्चा करते रहे। तो मैंने सोचा कि हालांकि भी मेरा एक दो विषय का बाकी है, मतलब मेरा भी पॉलिटिकल साइंस का बाकी है। पॉलिटिकल साइंस अपडेट हो गया है और हमारा भी ज्योग्राफी बाकी, तो मैं इन सब पे भी चर्चा करूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जिन विषय का मैं विषय सूची पे बात हम लोगों की हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है, क्यों ना उन विषय के हम लोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाए, समझा जाए। तो साथियों मैंने सोचा कि पाठ्यक्रम को समझना ही है तो क्यों ना शुरू करते हैं। तो मैं आज, अब कॉमन सी बात है, मैं कोई भी विषय के पाठ्यक्रम की बात करूँगा तो शुरू से ही करूँगा, सॉरी मतलब कि पहले अध्याय बात करें। तो आज हम लोग पहला अध्याय देखेंगे, किस विषय की देखेंगे, इकोनॉमिक की देखेंगे। जी साथियों, हम आपको बता दें आज हम लोग इकोनॉमिक का पाठ्यक्रम के बारे में देखना है, चर्चा करेंगे। तो साथियों सबसे पहली चीज तो आप नोट कर लीजिए कि अर्थशास्त्र के बाद आज हम लोग अर्थशास्त्र पर चर्चा होगी हम लोगों की। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो समझाने की कोशिश करूं, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप समझेंगे। ना समझ में आए, जो चीज़ आपको ना समझ में आए आप नीचे कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे जल्द से जल्द देने। और यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं आए, तो आप उसको एक कॉपी में नोट करें। कॉपी में नोट करने के बाद आप उसकी फ़ोटो खींचें। फ़ोटो खींचने के बाद आप मेरे ईमेल आईडी पे भेज दें। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप मेरे मेल आईडी पे सेंड करिए, हम आपको जो है उसका उत्तर तुरंत आपको मेल करेंगे। किसी भी, हमारा यही उद्देश्य है कि आपके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। तो साथियों जैसा कि आज हम लोग हमने कहा कि चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र की। तो देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि कोई भी विषय को जानने और समझने से पहले उसके बारे में परिचित हो जाए, मतलब कि इसका ही अर्थशास्त्र कहता क्या है। इसको पढ़ने समझने से हमें किन किन चीज़ों की चर्चा होगी। और ये भी बता दें कि अब हम लोग अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो हम लोग का कौन सा क्लास है, कक्षा 12 की अर्थशास्त्र की चर्चा होगी। साथियों एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि देखिए, पहले हम लोग अध्याय 1 पढ़ना है, मैं लिखता जा रहा हूँ, आप समझते जाइएगा। आज हम लोगों को अध्याय 1। अब ये भी दिक्कत है कि मैंने जैसा कि विषय सूची में आपको बताया था कि अर्थशास्त्र कक्षा 12 की 2 किताबें होती है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। आज हम लोग किस अध्याय के मतलब कि किस विषय के परिचय की बात करें, मतलब व्यष्टि की बात करेंगे कि समष्टि की। तो ये अध्याय व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे आज हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक की, नॉट अ माइक्रो इकोनॉमिक की बात करेंगे। तो अध्याय 1 माइक्रो में कहता है, हमारा अध्याय 1 माइक्रो में कहता है कि परिचय। हम लोग का अध्याय का क्या नाम है, परिचय, इंट्रोडक्शन। अब इसमें हमें किन चीज़ों से परिचित होना है, तो पहली चीज़ हम आपको बता दें कि इसमें हमें जो है अर्थशास्त्र के, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र से परिचित होना है। आपको पूरी चीज़ बताई जाएगी, हम कोशिश करेंगे कि एक भी पॉइंट न छूटे। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आपने इस मेरे वीडियो द्वारा समझाई 4 बात भी, अगर आप मतलब 4 लाइनें भी लिख दी अगर पेपर में, तो 100% एग्जामिनर आपसे बहुत प्रभावित होगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा। और इस तरह से अर्थशास्त्र में हम लोग 100 में से कुछ नहीं तो 90+ तो अचीव करेंगे ही करेंगे। तो आज हम लोग का पहला है। अब देखिए, अब हम लोग अध्याय परिचय की बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ना क्या है। एनसीईआरटी की कोई भी बुक्स खोलेंगे तो पहले उसमें आपको पढ़ाने से पहले उसमें यही चीज़ समझाया गया है कि आखिर हमको इस अध्याय से क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों की समझ होगी, क्या जानेंगे। तो हम लोगों को ये नोट करना है, पहले हम लोग जान लेते हैं कि परिचय में क्या पढ़ना है, उसके आगे फिर हम सारे पूरा अध्याय, तुम आज अध्याय 1 तो हम एक दिन में नहीं खत्म करेंगे, मतलब कि 1 घंटे में नहीं खत्म होगा। इसको ख़त्म करने में लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे, मतलब हमें 4 से 3-4 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। बट आपके लिए मैं हर चीज़ करूँगा, हर एक वीडियोस बनाऊँगा, कोई भी मिस नहीं करेंगे। इसमें हम लोगों को सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो देखिए 1-2 कहने का मतलब कि इसमें पहला जो टॉपिक है वो है सामान्य अर्थशास्त्र, सामान्य अर्थव्यवस्था है।
सामान्य अर्थव्यवस्था। अभी आपको एक चीज बताएंगे, आप नोट करिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, एक कॉपी ले लीजिए, चाहे वो रफ कॉपी रहे चाहे फेयर। हम जो जो चीजें अब आपको नोट करा रहे हैं, आप इसको खाली नोट करिए। इनके प्रश्न उत्तर इस अध्याय से कौन प्रश्न कैसे बनेगा, कौन प्रश्न आएगा, उन सब का हम अंतिम वीडियो में बात करेंगे, जब हम पूरा अध्याय का डिस्कस हम लोग की चर्चा हो जाएगी। उसके बाद अगला है हमारा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जितने भी मैं टॉपिक्स आपको लिखवा रहा हूँ, आप अपने इकोनॉमिक्स की मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र की आप बुक खोल के आप उस पर देखिएगा, यही सारे टॉपिक्स है। देखिए इसके अंदर एक टॉपिक आता है, मतलब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है सीमांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमांत उत्पादन संभावना। ये क्या है? उत्पादन संभावना। इसे देखिए ये क्या है, ये बहुत जरूरी, जब हम इस पर आएंगे तो हम इनके बारे में आपको बताने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। अब अगले अगर हम इसमें देखें, अगला हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है आर्थिक, सॉरी थोड़ा मिस है, आर्थिक क्रियाओं का आयोजन। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब इसमें किन किन चीज़ों पे चर्चा करनी है। अब देखिए इसमें बता दें तो इसमें दो टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, जिनके बारे में हमको चर्चा करनी होगी। और दो टॉपिक्स के क्या नाम है? पहला है केंद्रीकृत योजनाबद्ध, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इसी में हमको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था। ये हमारा पहला अध्याय है, समझ लीजिए अर्थशास्त्र का ये पहला अध्याय है पूरा। हम लोग अध्याय की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग विषय वस्तु की बात कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो उसको नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे, मतलब कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं, कहाँ पे किस अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे। ये सब की चर्चा मैंने विषय वस्तु में के पाठ्यक्रम वाले में चर्चा की, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला इसमें अगर हम लोग और चौथे नंबर पर बात करें कि हमको और इसमें क्या पढ़ना है, तो चौथा है हमारा सकारात्मक और आदर्शक अर्थव्यवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पता चलेगा झोला छाप क्या होते हैं। और इसी में एक पांचवा टॉपिक है जो कि पूरे मतलब अर्थशास्त्र की मुख्य तरह से इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, व्यष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ हम अर्थ जो कॉमन शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। मतलब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि व्यष्टि और समष्टि का क्या वो है, कैसे किया जाता है।
अभी मैं इस पे कुछ चर्चा मैं अभी आपको बताऊंगा अध्याय प्रारंभ करने से पहले। अगला हमारा इसमें लास्ट है जो इसके बाद, अब ये मतलब कि हमें बस इतना ही करना है। पुस्तक की योजना। आप हमें देखिए इस अध्याय में खाली इन्हीं सब चीजों को पढ़ना है, इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे हम लोग, किसमें क्या है कैसे है, और इसके अलावा कोई और नहीं पढ़ा जाएगा। हालांकि स्टेट बोर्ड्स की जो बुक्स आती है, राजीव प्रकाशन, विद्या प्रकाशन, मैंने अगर इन्हीं सब का जुड़ा उसमें भी होता है, एनसीईआरटी बेस पे ही रहता है। उसकी अगर कोई 2-3 हेडलाइंस रहेंगी, जो टॉपिक्स रहेगा उसकी मैं इन पे चर्चा कर लूँगा, लेकिन आपका इस अध्याय में कुछ भी मैं छोड़ूंगा नहीं, बचेगा नहीं। अब आप इसमें एक चीज नोट करिए, अर्थशास्त्र, मतलब मेरे कहने का ये जो हमारा टॉपिक है ये है ना अर्थशास्त्र, ये हमारा अर्थशास्त्र है ये, और यहाँ पे लिखा है अर्थव्यवस्था। साथियों पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है। क्यों हम लोग यहाँ पे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्यों नहीं, अर्थशास्त्र क्यों नहीं लिख दिए हैं, हम लोग यहाँ पे सामान्य अर्थशास्त्र क्यों नहीं लिखे, अर्थव्यवस्था क्यों लिखे, आखिर ऐसा किताब में क्यों लिखा है, इसके पीछे का क्या रीजन है, हमें ये जानना। अर्थशास्त्र का पहले मतलब पता होना चाहिए। हालांकि मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको पता है, लेकिन मैं तो भी अपने तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो आज जान जाए पहले से ही इसके बारे में, इसलिए। और अभी हम इसमें आपको बताएंगे कि अपने इसमें धर्म का क्या योगदान रहता है समझने करने में। हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, नहीं लिए हैं तो आप पहले वीडियो को बैक करके पॉज करिए, पॉज करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि आखिर हमको इस विषय में किन किन चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। तो आज हम आपको बता दें, खाली हम लोग जो पहला मैंने लिखवाया था सामान्य अर्थव्यवस्था, आज हम खाली एक टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे, बाकी के जो हमारे 5 बचेंगे वो हम आगे के उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी सब पे चर्चा करें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप देखने में असमर्थ हो जाएंगे, नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बताऊंगा। मेरे चैनल का नाम ही है छोटी ज्ञान बड़ी जानकारी, इनमें सब छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी, आपको बड़ी बड़ी जानकारियाँ दी जाएंगी। साथियों एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोग को सामान्य अर्थशास्त्र से परिचित होना है। तो सामान्य अर्थशास्त्र का मतलब पहले हम ये जान लेते कि अर्थशास्त्र कहता क्या है, अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ। तो देखिए हम एक तरफ लिख देते हैं अर्थशास्त्र, यहाँ लिखेंगे हम अर्थशास्त्र, और एक तरफ लिखेंगे अर्थव्यवस्था। पूरे इकोनॉमिक्स के समझ लीजिए कि यही दोनों जो है पूरा खेल खेलते हैं, इन लोगों की ये जो दोनों ही नेता हैं, बाकी तो सब इनके विधायक बन के बैठे हैं। अर्थ व्यवस्था। साथियों आप एक चीज जरूर नोट करिए कि इन दोनों का आखिर कनेक्शन क्या है। कनेक्शन कहने का मतलब कि ये दोनों में ऐसा इतना प्रेम क्यों है कि दोनों जहाँ साठ गांठ बना के रहते हैं, साठ गांठ का मतलब अगर हम ध्यान दें तो इन लोगों का एकदम इस तरह का हाल, मतलब कि ये लोग प्रेम में वो रहते हैं। मेरा कोई गलत मतलब मत समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप समझ में आ जाए आपको कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो आइए देखिए कि आखिर इन दोनों का आपसी कनेक्शन क्या है। तो पहले हम अर्थशास्त्र से परिचित हो जाएं। देखिए अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थ और शास्त्र, अर्थ और शास्त्र ये दो शब्दों से मिलके बना है। अर्थ और शास्त्र ये दोनों जो शब्द है ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं, इन्हें संस्कृत, शास्त्र एक शब्द है ये संस्कृत का है, अर्थ जो है ये भी संस्कृत के शब्द है। साथियों आप एक चीज नोट कर लीजिए कि ये दो शब्दों से मिलके बना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का विज्ञान। धन का विज्ञान कौन कहता है ये भी अभी आपको बात बताते हैं। तो इसके जो पिता माना जाता है, इसका जन्म देखिए अर्थशास्त्र जो है बहुत पहले भी पढ़ा जाता था, बहुत मतलब कि पहले का मतलब कि कई काल में देखे गए हैं। अर्थशास्त्र को देखें तो एक तरह से जो वैदिक काल में इसको अर्थवेद के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में अर्थवेद के नाम से जाना जाता था। ये काम
आप इसको पढ़े होंगे, ये आपने उनके बारे में सुना होगा, चाणक्य। चाणक्य जो थे वो भी अर्थशास्त्र समझ लीजिए कि इसी के वो थे, जनक में आते हैं, उनका भी नाम आता है। वो भी कई परिभाषाएं दी हैं, हम परिभाषाओं की भी चर्चा आगे चल के करेंगे, मुझे जरूरत पड़ेगी तो जैसा लगेगा कि हाँ आपको बताना आवश्यक है हम बताएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये अर्थवेद जो है ये भी अर्थशास्त्र का ही बना है। और अर्थवेद के बाद जब अर्थशास्त्र आया है ये 1783 ईस्वी के बाद, मतलब 17वीं सदी के बाद आया है। 17वीं सदी में आया है। तो मतलब कि इसके जनक जो है वो फ्रांस के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है इनके अर्थशास्त्र के जनक हैं, मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो पिता माने जाते हैं। तो एडम स्मिथ का जो रोल है इसमें साथियों, एक चीज आपको हम बता दें कि एडम स्मिथ ने बताया कि अर्थव्यवस्था को मतलब आर्थिक गतिविधियों को कैसे केंद्रित करना है, इसकी पूरी चर्चा इन्होंने अर्थशास्त्र में, इनकी एक बुक आई है, हम आपको बता दें बुक के बारे में, जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। एक एग्जाम में एक चीज पूछा था कि वेल्थ ऑफ नेशन या वेल्थ ऑफ नेशनल, दो चीजें दी थी, नेशन या नेशनल। आप कंफ्यूज ना हो तो आपको बता दें वेल्थ ऑफ नेशन, इट्स नॉट अ नेशनल, नेशन ही है हमारा। तो नेशन, और तो उन्होंने उसमें अपनी किताब में लिखा है, हर चीज किताब में मतलब बताया है कि अर्थशास्त्र का में क्या क्या यूजेज है, मतलब उसको किस तरह से केंद्रित किया जा सकता है, कैसे आर्थिक क्रियाओं को और गतिविधियों को व्यवस्थित करने का पूरा वर्णन अपने उसमें किया है। और फिर आगे चल के एक और जनक आते हैं अर्थशास्त्र के, जिसे माना जाता है, जिनका नाम है, उन्होंने भी एक बुक लॉन्च की थी, उस किताब की चर्चा कक्षा 11 के अर्थशास्त्र में की गई है, मैंने पढ़ा है, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है ये इसके जो जनक, ये भी फ्रांस के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है फेडरल मार्शल। फेडरल मार्शल ने मतलब की चर्चा की है, जिसके बारे में उन्होंने बताया है मतलब कि, और इसमें उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान, ये आप ये लाइन बहुत जगह सुने हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचे किसी कौन कैसे कहा है, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान, इन्होंने अपनी किताबों में लिखी है ये लाइन, मैंने ये किताब पढ़ी है। तो जैसा कि अपने आप अर्थशास्त्र से समझ गए, हम आपको यहाँ कोई परिभाषा नहीं देंगे कि आप परिभाषा याद, बस आप समझने की कोशिश करिए और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको। तो अर्थशास्त्र जो है इसे किताबों से मतलब आया कैसे, आपको बता दें भारतीय अर्थशास्त्र में, अब यह अर्थव्यवस्था में उसकी चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि किसी देश, किसी राष्ट्र की पूरी गतिविधियों को मैनेज करता है, और इसे जो है दो भागों में बांटा गया है। अब आप कहोगे कि अर्थशास्त्र को दो भागों में मिश्रित होगा, पूंजीवादी होगा, उदारी, ऐसा कुछ नहीं, मैं आज उस पर चर्चा नहीं करूंगा, वो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटने का मेरा कहने का मतलब है कि पहला जो है और दूसरा, हम लोग जो किताब पढ़े कक्षा 12 की जो अर्थशास्त्र की किताब, उनको दो भागों में बांटा गया है ना, व्यष्टि और समष्टि, यही दो, मतलब कि अर्थशास्त्र को इन्हीं दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है। साथियों एक चीज आपको इसमें हम बता दें कि व्यष्टि और समष्टि में क्या है, अभी मैं इसके बारे में आपको सामान्य अर्थव्यवस्था पे अभी उस टॉपिक पे आता हूँ परिचय के, उस पर मैं आपको इन दोनों की मतलब महत्व और इस सिस्टम को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो साथियों कि जैसा तो मैंने बताया आपको, ये थी अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि और समष्टि का क्या कनेक्शन है अभी आगे आपको चर्चा बताते हैं, और अर्थशास्त्र को किसने लाया, कैसे आया, अर्थवेद में क्या था, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको जानकारी जानना चाहिए, जानकारी आपको रहनी चाहिए हर चीज की, इसलिए मैंने आपको बताया। आइए अब हम लोग आगे की चर्चा करें। अब मतलब कि आगे एक है, अब अर्थव्यवस्था का क्या कनेक्शन है इसे भी जान लेते हैं। ये छोटी सी टॉपिक्स है
हमने सोचा कि पहले आपको कुछ भी बताने पहले इन सबकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था अगला हमारा टॉपिक है, अर्थव्यवस्था। समझ लीजिए हमको लगता है कि अर्थशास्त्र का भाई है व्यवस्था। साथ ही हमको लगता है कि अर्थशास्त्र का भाई है। किस तरह से भाई है देखिए, जैसे कि इसको जो है ना, पहले हम लोग समझते कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो हम आपको अर्थव्यवस्था समझाने की कोशिश करें तो देखिए, अर्थव्यवस्था इकाई में आता है। इकाई क्या होता है ये भी हम सामान्य अर्थशास्त्र पे आते तो बता, मतलब सामान्य अर्थव्यवस्था पे आते तो आपको बताएंगे। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। फिर नोट करिएगा, आर्थिक गतिविधियों मतलब कि जैसे आपको समझाने की कोशिश करें अर्थव्यवस्था, जैसे मान लीजिए हम आपको सपोज करते कि हमें 12 रुपये सॉरी 50 रुपये मिला। अब इन 50 रुपये में हमें कहा गया है कि तुमको एक टाइम का खाना भी बना के खिलाना है, आपको पूरे घर को व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने मतलब पूरी साफ सफाई होनी चाहिए, आपको एक टाइम का खाना, चाय, पानी, नाश्ता सब चीज़ बनाना है। अब ये हमें डिपेंड करना पड़ेगा कि इस 50 रुपये में, ये जो 50 रुपये है इसमें हमें चाय भी पिलाना है, खाना भी खिलाना है, घर की सफाई भी करनी है। अब अगर हमें मैनेज करना, मान लीजिए हमने क्या किया, चाय के लिए 10 रुपये कर दिया, खाना हैवी रहता है, खाने की बात की गई है, खाने को हम लोग 30 रुपये में कर दिए, और 20 रुपये में जो है हमने घर के साफ सफाई को पूरा व्यवस्थित कर दिया। अब खाने ये जो है सबको मिलाएंगे तो हमारा जो बनेगा 50। ये हमारा अर्थशास्त्र है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हम कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा अर्थशास्त्र है और ये हमारा अर्थव्यवस्था है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इन बातों को समझ पा रहे होंगे। ये एक छोटा सा मैंने उदाहरण देके अब आप अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में समझ जाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, तो हमारा ये जो अर्थशास्त्र है ना साथियों, सॉरी अर्थव्यवस्था जो है, इसे जो है किताब मैंने पढ़ा तो 5 है कि इसे जो है 5 भागों में बांटा गया है, 5 तरह से देखा जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि किताबों में तीन ही बातों में वर्णन किया, मतलब 3 तरह से बताया गया है। 3 तरह से बताने का मतलब कि इसे जो है 5 भाग है, लेकिन 3 का तरह बताने मतलब इसको 3 ही तरह से रखा गया है। तो हम लोग किताब की बातें पढ़े तो किताब की तरह आपको समझाएंगे, बट कोशिश करेंगे कि अगर हमको 2 अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको 2 के बारे में भी। तो देखिए हमारा जो अगला है, मतलब कि इसे जो बांटा गया है, इसे 5 भागों में बांटा गया, लेकिन हम पहले 3 की चर्चा करेंगे, 1, 2 और 3। साथियों पहला जो है अर्थशास्त्र में, इसे जो है प्राथमिक क्षेत्र दिया गया है। हमने आपको भी जो उदाहरण दिया इसमें बताया ना कि हमको 50 रुपये दिया गया है तो एक क्षेत्र मिलेगा ना, मतलब कुछ काम ही तो करने के लिए दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। अगला है तृतीयक क्षेत्र। ये सब संस्कृत के वर्ड हैं साथियों, आपको बता दें सब संस्कृत के शब्द हैं। तृतीय क्यों है, क्योंकि जब ये अर्थशास्त्र आया था, इसको जो भी हम आपको अपने देश के जनक, अर्थव्यवस्था के जो अपने भारत के जनक कौन है इनके बारे में बताएंगे। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि अच्छा ये हमारे जनक भी हैं, मतलब अर्थव्यवस्था को इन्होंने ही बताया था कैसे मैनेज करना है। अब आप कह रहे हो पता नहीं ये क्या लिख रहा है, ये सब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटने का मतलब है कि आपको अगर मान लीजिए जो पैसा दिया गया, मतलब काम करना है, कैसे करना है, इसे इसमें बताया गया। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें कच्चा माल आता है। कच्चा माल का मतलब कि जो
सीधे हमको प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होती है। प्राकृतिक द्वारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए दूध, हमारा दूध क्या है, प्राकृतिक द्वारा मिलता है। ये पशुपालन है, तो हमारा इसके अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे हो गया ना पशुपालन, पालन। हमारा कच्चा माल में जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल पहले तो कच्चा रहता है ना, खाद्य में निकाला जाता है। हमारे खाद्य पदार्थ भी इसी में आते, प्राथमिक में आते, क्योंकि हमको ये सब प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं। पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, मछली पालन, इसी तरह से और भी बहुत सारे रहते हैं जो कि मतलब कि प्राकृतिक द्वारा जो हमें प्राप्त होता है वो हम लोग इसमें रखते हैं। और अब द्वितीयक की बात करें तो विनिर्माण, द्वितीयक में जो है विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब कि किसी वस्तु को हम लोग दूसरी चीजों में बदल देते हैं। मेरे कहने का मतलब है साथियों कि जैसे विनिर्माण बदलने का, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि दूध अगर हमको मिलता है तो दूध तो हमको मिल गया, ये तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका घी बनाना, मट्ठा बनाना, ये सब तो मतलब उसको दूध को मट्ठे में बदलने की, तब्दील करने का जो सिस्टम है वो हमारा विनिर्माण में आता है। कि हम उदाहरण के माध्यम में इसमें नहीं आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं विनिर्माण होता क्या है। और अब उदाहरण के लिए बात करें, जैसे अभी हमने पेट्रोल की बात की, कच्चा माल है, वो तो कच्चा पदार्थ इसमें था। पेट्रोल क्या हुआ कि बन के तो आया ना, पहले तो कच्चा तेल था, बाद में पेट्रोल में तब्दील हुआ, तब तो इसमें आया ना। इसी तरह से कई सारे चीजें होती है जिसका विनिर्माण होता है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, हमारा हम इसी को ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, मार्कर है। ये तो सीधे प्राकृतिक हमको दिया नहीं, इसमें तो इंक भरा गया, प्लास्टिक का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, तब तो ये जाके हमको मिला ना। इसी तरह से विनिर्माण में ये सारी चीज ही आती है। उदाहरण के लिए मैंने समझा दिया, मुझे आशा करते समय न बर्बाद करते हुए मैं आगे बढ़े, आप उदाहरण समझ रहे हैं। अगला है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती है। सेवा क्या होती है अभी हम सामान्य अर्थव्यवस्था में आपको समझाएंगे, लेकिन आपको इसमें सब समझा दें। सेवा का मतलब होता है सरकार द्वारा प्राप्त सेवाएं भी हो सकती है। परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिसकी हम लोग व्यवस्था मतलब यूज करते हैं सेवा। बैलगाड़ी, ये भी एक सेवा है, बैलगाड़ी से भी हम सेवा लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। सेवाएं कई ठो होती हैं, शिक्षा भी एक सेवा में ही आता है। यदि मैं आप तक कुछ पहुंचा रहा तो मैं आपके लिए सेवा कर रहा हूँ, तब आप मेरे ज्ञानों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था को इस तरह से तीन भागों में, मैंने भी आपको बताया कि अर्थव्यवस्था के जो भारतीय जनक हैं उनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं 19वीं सदी के। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री रहे हैं 1992 ईस्वी से। तो साथियों ये हमारे मतलब कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के मतलब तरीके बताए। कई किताबें उनकी है, मैं किताबों की चर्चा नहीं करूँगा। उन्होंने ही बताया कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटना चाहिए। और यदि अगर हम बात करें अभी इसमें साथियों आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करें कि एक आपको बता दें, अपने पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हें जो आप लोग समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनका कोई वही नहीं है, हम इन लोगों से बड़े प्रभावित होते हैं। हम हुए, आप हुए नहीं, हमें नहीं मालूम, मैं हूँ। कैसे हुआ हूँ आपको बता दें, मनमोहन सिंह उदारवादी अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं, कल्याण के सारे सिस्टम समझाए। मनमोहन सिंह, आपको एक और चीज बता दें कि मैंने देखा था 2014-15 में, 14 में नहीं, हाँ 2009-10 की जो नोट थी 1500 उस समय चलता था। हालांकि अब बंद हो चुका है, अब नहीं आता हजार के नोट। उस समय 1000 के 500 के जो नोट्स आते थे उस पे जो गवर्नर के साइन हुआ करते थे उसमें मनमोहन सिंह अपने हस्ताक्षर करते थे। क्यों करते थे ये हम लोग आगे के अध्यायों में समष्टि अर्थशास्त्र में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इसकी चर्चा उसमें एक अध्याय पे आई है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए, मैं आशा नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा समझाई सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं।
यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट कीजिए, क्या नहीं समझ में आया हम आपको और बेहतर तरीके से समझाएंगे आगे की वीडियोस में। तो आइए हम लोग अध्याय 1 की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैम उस पर आज हम एक ही टॉपिक आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। एक टॉपिक का मैंने कहने का मतलब है कि आज जो है हम खाली सामान्य अर्थव्यवस्था से परिचित होते हैं। पहला टॉपिक है ये सामान्य अर्थव्यवस्था। वीडियो लंबी लग रही है, वीडियो को पॉज करिए, देखिए आपका मैसेज आ गया है 2 ठो, उसका रिप्लाई कर दे व्हाट्सएप पे। और फेसबुक पे जो आपने कल पोस्ट की थी ना, उस पर 5 मतलब लाइक बहुत अधिक आ रहे हैं, थोड़ा कमेंट कर दीजिए लोगों की। बहुत आप फोटो बहुत अच्छी डालते हैं, एक बात तो है इंस्टाग्राम से ज़्यादा अच्छी फोटो आपकी फेसबुक पे आती है, मैंने खुद देखा है। और नहीं देखा है तो आप उनको शेयर करिए, हम आपकी फोटो मैं भी देखूँ। तो साथियों देखिए, हम लोग पहले बात करें समान अर्थव्यवस्था। देखिए कक्षा 12 के इस समान अर्थव्यवस्था इस टॉपिक में जो है, इस हेडलाइन में आपको आवश्यकता के बारे में बताया गया है। आवश्यकता का मतलब कि आखिर हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सपोज करते हैं कि एक समाज है, ये एक सोसाइटी है, शहर की सोसाइटी है, और ये एक गांव की सोसाइटी है, ये गांव है, ये शहर। इसमें क्या है, एक विद्यालय है, हॉस्पिटल है, सरकारी दफ्तर है, और ये छोटे छोटे घर हैं। मैं आपको एकदम एनसीईआरटी बेस पे ही पढ़ा रहा हूँ, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। ये जो है इसकी रोड्स गई है, ये ऐसे ऐसे रोड्स है। यहाँ हमारा पार्क्स वगैरह हो गया घूमने के लिए, ये हमारे होटल्स हो गए, ये हमारा जो है रोड स्टेशन हो गए, ट्रेन संसाधन। अब आप बताइए, यहाँ हर आप एक समाज की हमने बात की है, हम समझ लीजिए आप एक समाज के बारे में सोचिए। समाज में क्या होता है, व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों को क्या होती है, आवश्यकता होती है। किन किन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे व्यक्तियों को रहने के लिए घर की आवश्यकता है, घर है, घर की आवश्यकता है, तो खाने की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता, रहने की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता, पहनने के लिए कपड़े की भी आवश्यकता पड़ती है, और पढ़ने की आवश्यकता, विद्यालय की भी आवश्यकता होती है। मतलब कि आवश्यकताएं अनंत है, बहुत सी आवश्यकताएं हैं। अब यदि अगर हमने अभी बात की थी कि समष्टि और व्यष्टि को आपको समझाने की कोशिश करें, तो मैं आपको समझा दूं। व्यष्टि हमारा जो होता है, व्यष्टि में अभी आते हैं, क्योंकि अगला जो हम लोग इस पर हम आगे बात चर्चा करेंगे, व्यष्टि का नाम आएगा तो समझा दें। देखिए साथियों, व्यष्टि और एक है समष्टि। कल्पना कर लीजिए कि इसके आगे अर्थशास्त्र लगा है। ये व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का मतलब होता है किसी इकाई, अभी हमने बताया था कि इकाई पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो समय आ गया इकाई की चर्चा करेंगे। ये किसी छोटे मतलब व्यवस्था को व्यवस्थित करता है, और समष्टि में किसी देश, किसी राष्ट्र की पूरी अर्थव्यवस्था को मैनेज करना, ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र आता है। जैसे जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद, व्यष्टि में आता है, जीएनएलपी आता है। इन सब की चर्चा हम जब समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय की चर्चा करेंगे उसमें बताएंगे। मुद्रा और बैंकिंग जो आपका अध्याय है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है सबके बारे में वर्णित किया गया है। तो अब हमने बोला व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमारा इकाई आता है। इकाई क्या होता है, इकाई का यहाँ देखिए मतलब होता है कि परिवार, एक परिवार की आवश्यकता क्या हो सकती है। सपोज करिए अभी हमने आपको 50 रुपए का उदाहरण वाला जो समझाया था कि मुझे 50 रुपए दिया गया है, तो मुझे जो खाना बनाना है, चाय की व्यवस्था करनी है, साफ सफाई करनी है, परिवार के लिए तो करनी है। तो यहाँ पर एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो हमने भी आपको ये सब बताया है, ये कल्पना करिए कि ये समाज है, ठीक, ये एक शहर है, शहर, और ये गांव है। आपको
शहर और गांव में मतलब हमको परिभाषा मतलब कि बताने देते हैं कि शहर किसे कहते हैं, गांव किसे कहते हैं। लेकिन मैं आपको तो भी बताऊँगा। ये समझ लीजिए ये खेत है, ये झोपड़ी वगैरह हो गई, घर हो गए। हालांकि अब तो गांव में भी पक्के पक्के मकान हैं। जब मेरे ज़माने में तो जब 2012-10 की बात बताए तो मेरा खुद का जो घर था वो कच्चा मिट्टियों के बना था। उसमें एक खासियत रहती थी कि ठंडी रहे चाहे गर्मी, मिट्टी से बना रहता था। अगर बारिश हो जाए तो अंदर इतना ठंडक आती थी, इतनी ठंड लगती थी कि हमको मई और जून में जो है रजाई और कंबल यूज़ करने पड़ते थे। और मिट्टी की खुशबू जो आती थी, चंदन उसके आगे, मतलब कि शहर के बड़े बड़े स्प्रे फेल हो जाते थे, सेंट्स वगैरह फेल हो जाते थे। ऐसी अगर हम बात करें, देखिए ये सब हमारा खेत, शहर उसे कहते हैं जहाँ पे खेत वगैरह की बर्बादी होती है। शहर में कच्चा माल बहुत कम होता है और गांव में कच्चा माल पशुपालन होते हैं, खेती होती है, ठीक। इसी तरह से और भी चीज़ें होती है। अब अगर हम बात करें समष्टि और मतलब कि ये हम सामान्य अर्थव्यवस्था आपको समझा रहे हैं, आवश्यकता क्या है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, सपोज करिए कि इस शहर में एक व्यक्ति है, ठीक। हम एक व्यक्ति को बना लेते हैं पहले। ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को यहाँ पे इसकी इच्छाएं बहुत है। इच्छाएं कैसे, ये चाहता है कि हम पढ़ें, हमको विद्यालय मिले, हम पढ़ाई करें, हमको खाने के लिए कपड़ा, खाने के लिए मिले, खाना मिले, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े मिले, कहीं घूमने फिरने के लिए हवाई एरोप्लेन से जाना पड़े, संसाधन मिले, डाक सेवाएं मिले, फर्स्ट क्लास आईफोन मिले, आईफोन 12, इट्स नॉट 11। इसकी इच्छा बहुत बड़ी है, करोड़ों में खेलता है बच्चा। तो इस तरह से इसकी इच्छाओं की अगर हम अभी सूची बनाएं तो बहुत बड़ी बनेगी। मतलब कि इसके जो आवश्यकता है, आवश्यकता, उसका जो सूची बनेगा वो बहुत लंबा रहेगा, मतलब कि चलता जाएगा। ये समझ लीजिए कि इनकी है अनलिमिटेड है, डॉट 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 डॉट। तो ये तो हमने बता दिया आवश्यकता, आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है। अब हम आपको अपनी कहानी बताते हैं कि हम अब सीमित, आवश्यकता और असीमित का क्या कहने का मतलब है। अब हमारा इसी में अगला टॉपिक आता है सीमित। और बचपन में हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में अपने बारे में बताया था कि हम लोग को क्या था कि बचपन में जब हम लोग छोटे रहते थे, हम जिस गाँव में रहा करते थे उस गाँव की एक बात थी कि वहाँ पे जो है ना एक हैंडपम्प हुआ करता था, मतलब जहाँ से पानी आता है। तो उसमें से क्या कहा जाता था कि हमारे घर में हमारी नानी लोग कहती थी कि एक काम करो, तुम 5 बाल्टी पानी भरो, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगी। और मेरे साथ मेरे मौसी का लड़का भी रहा करता था, उसको भी कहा जाए तुम पानी भरो, तुमको भी 2 रुपए मिलेगा, 5 बाल्टी पानी भरोगे। हम लोग पानी भरते थे तो हमको 2-2 रुपए मिलते। उस समय हम लोग बहुत खुश होते थे। ये घटना आपको 2008-9 की बता रहे हैं, जब हम लोग 8 साल 9 साल के थे। तो जो 2 रुपए मिलता था, अब हमारे पास संसाधन मेरा संसाधन क्या है, खाली 2 रुपए है, और मेरी आवश्यकताएं क्या है, अनंत है। अब मुझे उन 2 रुपए में क्या होता था, उस समय हमारी एक आदत है, मुझे बहुत पसंद भी है आज भी, हाजमोला। तो क्या रहता था कि उस समय हाजमोला आया करती थी। अब 2 रुपए मिलता था, हम लोग सोचते थे 1 रुपए का हम हाजमोला कर देंगे। और 1 रुपए का उस समय क्या होता था कि हमारे लोगों की तरफ गोली खेली जाती थी, वो जो कंचे आते हैं, कंचे, उन कंचों को। साथियों हम आपको बता दें कि वो जो हम लोग को 2 रुपए मिलता था, आवश्यकता होती थी उस समय जो है इतने बड़े बड़े, मतलब कि सपोज करें तो इतनी बड़ी बड़ी प्लास्टिक की एक पाउच आया करती थी, उसमें जो है वो रहता था पेप्सी, हम लोग उसको समय पेप्सी बोलते थे, हालांकि हमें नहीं मालूम क्या चीज़ होती थी। और 2 रुपए की उस समय फ्रूटी आती थी, फ्रूटी जो रहती थी बहुत छोटी सी, इतनी बड़ी रहा करती थी। अब पेप्सी की जो पेप्सी रहता था वो इतना बड़ा हमारा रहता था, और फ्रूटी जो है इतनी बड़ी रहती थी। अब हम लोगों को आवश्यकताएं बहुत है, हमें सब चाहिए, लेकिन वही 2 रुपए, मतलब मेरे संसाधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत है, असीमित है। इन्हीं चीजों को सामान्य अर्थव्यवस्था में दर्शाया गया है। आपके अर्थशास्त्र के बुक में एग्जाम्पल्स है, मैं उन एग्जाम्पल्स की बात करूं कि
किसान का परिवार। अब देखिए यहाँ पे हम आगे बता रहे श्रम के बारे में कि किसान का एक परिवार है। हम लोग गांव में आते हैं। पहले ये गांव है, ये एक खेत है, ये खेत हो गया, और यहाँ पे जो है ये एक किसान है। अब आप एक चीज नोट करिएगा कि ये किसान है और ये हमारा खेत है, ये इसका खेत है। अब किसान के पास क्या हो सकता है? किसान के पास क्या है? किसान के पास हो सकता है कि दो जोड़ी बैल है, एक हल है, उसके पास खेती करने के उपकरण है, थोड़े से बिया है, यही सब चीजें हैं। वो क्या करेगा? खेती करेगा, खेती करके बहुत सारे मतलब कि अनाज पैदा करेगा। अपने खेतों से प्राप्त अनाज को क्या करेगा? वो कुछ अनाज जो है उसमें से उसके घर के अपने आय के लिए, मतलब घर के लिए रखेगा, घर के खाना बनाने के लिए, और घर के खाना बनाने के लिए रखेगा, खाने बनाने का काम करेगा। और दूसरी चीज़ क्या करेगा? कुछ जो बचेगा उसको जो है वो बाजार में बेच देगा, सरकार के पास बेचेगा। और सरकार के पास बेचेगा तो उसको सरकार से कुछ धनराशियाँ प्राप्त होगी। उन धनराशियों का क्या करेगा? वो घर के अन्य कार्यों के लिए यूज़ करेगा। जैसे घर में क्या करेगा? वो घर के अन्य कार्यों में, घर को व्यवस्थित करने में नहीं करेगा। उसका दो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने, उनके शिक्षा के लिए वो धन को खर्चा करेगा। इस तरह से वो अपने आय को मैनेज करेगा। क्या है यहाँ? उसकी आय सीमित है, आय जो है सीमित है, संसाधन सीमित है। उसका संसाधन एक है, खाली खेती। वो खेती कृषि करके ही तो अपना आय संसाधन चला रहा है ना। उसी तरह से हमने अपना उदाहरण दिया 2 रुपए वाला, आप समझ रहे होंगे, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। अब अगर हम यहाँ पर आके बात करें तो क्या है कि किसान के परिवार, अब हम पहले गांव में आते हैं। किसान के परिवार पे जो अनाज पैदा किया, मान लीजिए उसने गेहूं पैदा किया। अब उसने जो गेहूं घर में रखा है, क्या करेगा? गेहूं घर पे तो पीसेगा नहीं, उसको भी तो वो किसी बाजार में ले जाएगा, चक्की पे तो ले जाके पीसेगा, पिसवा कर लाएगा। तो वहाँ क्या करेगा? चक्की में पीसेगा, चक्की वाला क्या करेगा? उससे कुछ पैसे लेगा, उसको उसका मतलब पीस के देगा। कई जगह हमने गांव में देखा है ना कि चावल और गेहूं पे भी सामान मिलता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 1 किलो चावल ले जा रहे हो तो उसका पैसा बनता है। पहले क्या भाई 16 रुपये है तुम्हारे भाई, अब आप 16 रुपये के सामान खरीद सकते हो। उसी तरह से होता है, मतलब कि वस्तु के बदले वस्तु और संसाधन के बदले हमारी सेवाएं। यहाँ वस्तु का तात्पर्य खाली वस्तु से नहीं है मेरा, मतलब कि ऐसे ही वस्तु मैं लिख दूं, यहाँ मेरा वस्तु से कहने का सारा मतलब वस्तु से ही नहीं है। वस्तु का मतलब आता है मतलब कि सामान तो आता ही है, हमारा सामान तो आता है, इसके साथ साथ जो है हमारा इसमें सेवाएं भी आती है। तो अगर हम बात करें ऐसी एक किसान की तरह, एक और ले लेते हैं कि गांव में एक और आदमी है जो बुनकर है। ये भी उदाहरण आपके एनसीईआरटी के बुक्स में दिया है। बुनकर का क्या है? वो बिनने का काम करता है, कपास वगैरह से सामान। वो क्या करेगा? उसको जो चीज़ की आवश्यकता रहेगी घर पे रखेगा, बाकी ले जाके बाजार में या सरकार को बेच देगा। उसको वहाँ से कुछ धन प्राप्त होगा। उन धन से क्या करेगा? वो अपने घर को संचालित मतलब कि व्यवस्थित करेगा, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई वगैरह के पैसा देगा। और इसीलिए आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, कभी कभी क्या होता है कि कितने किसानों की जब मतलब फसल तैयार होती है तो जल जाती है, बारिश हो जाती है बेमौसम, फसल बर्बाद हो जाती है। इससे उन लोग का कितना नुकसान होता है ये हम ही जानते हैं। इसी तरह से अब सबके पास क्या है कि ऐसे शहर में बात करें, शहर के लोगों के पास आय कहाँ से आता है? शहर के पास आय का संसाधन क्या है? तो शहर के पास आय का संसाधन क्या होता है कि कुछ लोग नौकरी करते हैं, सरकारी दफ्तर में रहते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में रहते हैं, कुछ जो है स्कूल्स में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते कैसे अभी हम बताते हैं। हमें उम्मीद है, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी बातें एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। बस साथियों भी आप समझो, मैं आपको कोई उदाहरण साथ मतलब आप जो है परिभाषा स्वयं से बनाना, मैं इतना आपको समझा दूंगा कि आप परिभाषा स्वयं से बना कर लिख सकते हो। तो इस तरह से जैसे मैंने बताया किसान और बुनकर के बारे में,
इस तरह से सभी व्यक्ति अपने अपने घर को संचालित व्यवस्थित कर, ये अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। ये भी बता, इस समय अर्थशास्त्र की मैं कोई बात नहीं कर रहा। हम लोग क्या पढ़े, सामान्य अर्थशास्त्र, सामान्य अर्थव्यवस्था, न कि अर्थशास्त्र कब पढ़ेंगे अभी आके बताएंगे आपको। तो इस तरह से हमारा क्या था कि मतलब हर व्यक्ति अपना आय संचालित करने के मतलब आय के लिए कोई ना कोई काम करता है। किसान खेती करता है, खेती करके अब देखिए एक और चीज़ बता दें कि काम करने का मतलब ये नहीं कि हर जगह से आपको पैसे मिलेगा। सपोज करिए कि अब किसान ही परिवार को ले लेते हैं, ये जो किसान का परिवार है इसकी जो खेती वगैरह है, बैल हो गया, अब किसान ने जो चीज़ें उगाई है उसके घर में जो उसकी पत्नी मतलब मेरी माँ जो है, मेरी माँ क्या करती है, खाना बनाती है घर के लोगों के लिए। ये उनका ये श्रम, मैंने भी आपको इस वीडियोस में जब आप शुरू किया तो मैंने श्रम के बारे में थोड़ी चर्चा की थी, उसकी चर्चा अब बताते हैं। श्रम का मेरा कहने का मतलब, श्रम से हमें संसाधन मतलब हमारे आय मिलते हैं। आय का मतलब क्या बताए, अब मेरी जो माँ है वो क्या करेंगी, घर में खाना बनाती है, घर का देखभाल करती है, सफाई करती है, साफ सुथरा करती है, अच्छे हम लोगों को पकवान बना के खिलाती पिलाती है, हम लोगों का बहुत देखभाल करती है। इसमें उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, ये उनका श्रम हमारे घर के लिए है। यह उनका जो श्रम किया उन्होंने अपने घर के लिए किया। और यही काम अगर किसी और जगह जाकर करती, किसी और के घर में करती, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए जाके खाना बनाना, पानी मतलब वहाँ पे देखभाल करना व्यवस्थित, तो उनको इससे क्या था कि आय मिलता, कुछ पैसे मिलते, जिनसे वो अपने घर का संचालन करते। तो साथियों इसी तरह से मेरे कहने का मतलब है कि अब कुछ लोग क्या रहता है कि कई लोगों के पास ना मतलब खेती रहती है ना कुछ रहता है, तो उनके पास क्या रहता है, स्किल। स्किल का मतलब है कौशल। अब कौशल क्या है इसके बारे में भी आपकी किताब में चर्चा की गई है। ये सब सामान्य अर्थव्यवस्था में ही बताया गया। कौशल का मतलब है कि हर व्यक्ति के कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास किसी न किसी चीज की कौशल होती है। डॉक्टर के पास भी कौशल है, आपको ठीक करने का कौशल है। इस समय अपने देश में चल रहा है कोरोना काल, मतलब कोरोना महामारी जैसी बीमारी है। उन्हीं बीमारी को देखते हुए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको घर पे रह के कोई दिक्कत ना हो, किसी पढ़ाई किसी तरह का कोई वो ना हो। इसलिए मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ आइए आपको बताते हैं। मेरे कौशल में मान लीजिए कि हम एक टीचर को लेते हैं, अब हम आपके विद्यालय के एक शिक्षक को लेते हैं। ये विद्यालय के एक शिक्षक हैं, इनके पास क्या है, आपको पढ़ाने की कौशल है। आपने देखा होगा कि हम लोगों के गांव में मैंने देखा था, हालांकि कोचिंग्स वगैरह किया तब हमें समझ में आया क्या कहानी क्या है कि मतलब कि कुछ लोगों के पास पढ़ाने का कौशल होता है, ज्ञान होता है। ज्ञान के कौशल जो है इनके पास, ये शिक्षक है, आप एक टीचर है, इनके पास आपको पढ़ाने का ज्ञान है, मतलब कौशल है ना। कौशल का मेरे कहने का मतलब कि आपको पढ़ा के कुछ पैसे प्राप्त करते हैं। इनको विद्यालय पैसा देता है, क्यों देता है, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हर चीज समझ जाते हैं आप। और आपको बता दें कि और भी ऐसे बहुत सी चीज़ों की कौशल होती है। कोई कंप्यूटर में, किसी के पास कंप्यूटर का कौशल होता है, कंप्यूटर साइंस वगैरह आती है। किसी के पास बिजली का काम करने का कौशल होता है, इलेक्ट्रिक वर्क करता है। किसी के पास गाड़ी बनाने का कौशल होता है, किसी के पास ट्रेन चलाने की कौशल होती है। ये सब कौशल है, स्किल है। आप एक चीज नोट कर लीजिए कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब उनकी सरकार बनी थी 2014 में, तो उन्होंने 2015 में एक योजना लाई थी। एक योजना आया तो बहुत अद्भुत योजना थी, वो बहुत चला, आज भी चलता है। उससे आज न जाने अपने देश के कितने लोगों को नौकरियां मिलती है। मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये समझ लीजिए कि हिंदी है, हमने इंग्लिश नहीं लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। तो उसमें भी क्या है कि आदमी के कौशल ही देखे जाते हैं। पीएम जो हमारे कौशल से हम लोगों को मतलब देते हैं, इसकी पूरे देश में ये चलता है।
कौशल विकास योजना की। एक पॉइंट आप और नोट करिएगा, ये जो योजनाएं आती है ना, जब कांग्रेस रहा करती थी तो कांग्रेस की योजनाएं दो स्तर से, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में आपने सुना होगा। इंदिरा आवास, जो जिनके पास आवास वगैरह नहीं रहता, रहने के लिए घर नहीं है, उनको जो सरकार आवास दिया करती थी उसे हम इंदिरा आवास कहते हैं। और अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जो आवास मिलता है उसे हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। वीडियो लंबी लग रही है, वीडियो पॉज करिए। फेसबुक पे आपके कमेंट्स आए हैं, थोड़ा उनके रिप्लाई करें। व्हाट्सएप पे भी देखिए, आपका जो स्टेटस अभी आपने स्टेटस लगाया था वो शायद 8 लोगों ने अधिक देखा है, शेयर करिए। कहीं उसने तो नहीं देख लिया जिसके लिए आपने ये इतना मेहनत की है, लगाया है, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद पॉज करने के बाद आइए, मैं आपको यहीं मिलूंगा। तो इस तरह से कौशल आपको मैं आवश्यकता मुझे है कि ये सब सामान्य अर्थव्यवस्था में आता है। साथियों, ये सब सामान्य अर्थव्यवस्था के अंदर आता है, मतलब कि सामान्य अर्थव्यवस्था को अब इस तरह से कहा जाए, दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वस्तु और एक होता है सेवाएं। अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? अर्थव्यवस्था को पहली चीज हम बता दें आपको, इकाई। अभी हमने आपको प्रारंभ में बताया था इकाई के बारे में, ये वही इकाई है। सेवाएं, अब वस्तु और सेवाएं, इन इकाइयों को जो है वस्तु और सेवाएं दो चीजों में बांटी गई। वस्तु का क्या मतलब होता है कि वह पदार्थ जिन्हें हम मतलब कि देख सकते हैं, मतलब कि वह वस्तु जो यूज होती है, वस्तु में आती, गाड़ी मोटर भी एक वस्तु है। अब सेवाएं क्या होती है? मान लीजिए कि आपको वस्तु का तात्पर्य नहीं होता, सेवाओं से मैं आपको सेवाओं का एक उदाहरण देता हूँ। आपको हर चीज में उदाहरण के माध्यम से ही समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा, करूंगा भी। मान लीजिए आपको जो है कहीं जाना है, अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। फॉर सपोज करते हैं कि आपका घर जो है, अगर हम किसी जगह की बात करें तो मैं एक लखनऊ है, हम लखनऊ में मैं काफ़ी वर्ष रहा हूँ, लखनऊ की हर एक चीज़ से रग रग से वाकिफ। मैं इलाहाबाद में भी रहा हूँ, लेकिन लखनऊ जो हमारा मुख्य सिटी है उसके बारे में हम चर्चा करते हुए बताया आपको। तो मान लीजिए कि लखनऊ में क्या है, रेलवे स्टेशन है, 4 बाग। अब 4 बाग से आपको विधानसभा जानी है। विधानसभा क्यों जानी है? सचिवालय का काम है वहाँ पे आपको विधानसभा जानी है। यहाँ से ये विधानसभा, अब आप यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप एक ऑटो करते हो। अब आपने यहाँ से यहाँ की दूरी के लिए ऑटो को बुलाया है, ऑटो रुको। वो आप पूछोगे उसके विधानसभा जाओगे? वो कहेगा हाँ। अब आपने उसके ऑटो में बैठा, इसका ये मतलब नहीं कि आपने उसकी ऑटो खरीद ली या आपने उस व्यक्ति को खरीद ली, आपने उसकी सेवा खरीदी। आपने सेवा कैसे कर दी? 4 बाग से विधानसभा तक आप पहुंचे, वो सेवा दिया ना, सेवा किया तभी तो आप पहुंचे। अगर वो ऑटो ना लाता, ऑटो ना चलाता तो आप कैसे पहुंचते? पैदल जाना पड़ता। ओला हमारा जो होता है, आपने ओला कैब के बारे में सुना, ये भी हमारा इसी में आता है। उबेर भी इसी में आता है। आजकल एक नया चला है, इनडायरेक्ट सिटी। तो यहाँ से यहाँ के लिए आपने उसकी सेवा खरीदी, ना कि आपने ऑटो वाले को खरीदा और ना कि आपने ऑटो ही पूरी खरीदी। और इसने आपको यहाँ से यहाँ तक छोड़ा तो आपने उस सेवा को, उसको 20 रुपए उसको पैसे दिए। तो सेवा के भी हमको पैसे मिलते हैं। अब आपको हम बता दें, वस्तु जो है ये मूल धारणा है, ट्रांजिबल है, और सेवाएं जो होती है मतलब ये वस्तु हुआ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सेवा हुआ जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अभी हम आपको बता दें, अभी हमने जो टॉपिक लिखा है उसमें एक टॉपिक लिखा है सकारात्मक और आदर्श अर्थव्यवस्था, आदर्शक। इसमें हम आपको उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं उसकी एक पॉइंट इस पर नोट करा दूँ। ये अब हमारा टॉपिक शायद पूरा हो चुका है, इसमें जो छूटेगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबी भी होती जा रही थोड़ी, मैं ध्यान देता हूँ। तो इसमें क्या है कि
सेवाओं में देखिए क्या है, हमने आपको टीचर का एग्जाम्पल दिया था, एक शिक्षक का, कि आपके विद्यालय के शिक्षक के एक सेवा लेते हैं, उनके अंदर ज्ञान है, वो ज्ञान दे के आप, उनका ज्ञान आपको दिखता नहीं है कि उनके अंदर कितना ज्ञान है, आप उनका माइंड खोल के नहीं देख सकते, वो प्रदर्शित करते तब हम उनके ज्ञान को जानते हैं, उनसे हमें ज्ञान मिलता है। इसी तरह से यदि हम बात करें वस्तु की, तो वस्तु में मैंने चर्चा कर ली सेवाएं। अब मान लीजिए हम एक सेवा की और एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करें। आपके मामा के घर शादी पड़ी है, किसकी? आपके बड़े भैया की। अब मामा के भैया ने फोन किया, बेटा अरे भैया चले आओ यार। अब आप क्या करोगे? आप रहते कहाँ हो? चंडीगढ़। आप कहाँ रहते हो? आप रहते हो चंडीगढ़, ठीक। और आपको चंडीगढ़ से 4 बाग आना है, मतलब लखनऊ। अब यहां से आप यहां तक आने के लिए ट्रेन का एक सेवा लोगे। अब आपने ट्रेन में रिजर्वेशन करा लिया या ट्रेन की टिकट ली, तो यहाँ पे आपने पूरी ट्रेन नहीं खरीदी, ना ट्रेन ड्राइवर को खरीदा, आपने ट्रेन की सेवा ली। यही सेवा हमारा जो है इकाई में आता है। इकाई का मतलब खाली परिवार और छोटी ये सेवाएं नहीं होती। इकाई में जो हमारा जैसे कंपनी भी आती है, फर्म के बारे में हमने, फर्म क्या होता है ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, नोट कर लीजिएगा। फर्म का मतलब होता है कंपनी। कंपनियां भी आती है, कंपनी में क्या आते हैं? टाटा, जैसे टाटा कंपनी हो गई, हम कुछ कंपनी के उदाहरण, टाटा है, महिंद्रा है, ये सब एक इकाई है। अपने देश के अर्थव्यवस्था को इसी से चलती, इन्हीं सबसे स्थित होती है। तो यहाँ तक आप आए, आपने ट्रेन में आपने ट्रेन को नहीं खरीदा, आपने ट्रेन की सेवा ली, और उसने आपको सेवा दिया तो आपने उसको पैसे दिए, टिकट लिए उसके। तो इस तरह से हमारा आज का हमें टॉपिक शायद पूर्ण हो गया है। यदि इसमें जो चीज़ें नहीं पूरी हुई होगी, मैं उसके बारे में आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस विषय को समझ पाए हैं। सामान्य अर्थव्यवस्था आवश्यकता को दर्शाता है। आवश्यकता कितनी होती है मैंने इसकी चर्चा की। आवश्यकताएं मतलब किस तरह से होती है? इकाई होता है, इकाई में वस्तु आती है, सेवाएं आती है। सेवाएं क्या होती है, वस्तु क्या होती है, मैंने ये भी बताया। कौशल का क्या उद्देश्य होता है, एक किसान परिवार अपने स्थिति को कैसे मैनेज करता है। हम हर जगह संसाधन रट रहे हैं, संसाधन क्या है ये बताया। और यदि आपको न समझ में आए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उसको अगले वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस पहले इसको समझ लीजिए, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है। आप एक कॉपी लीजिए, कॉपी में हम जो जो चीज़ें लिखवा रहे हैं आप उसको नोट करिए, नोट करके समझिए। बाकी हमें क्या लिखवाना है, कैसे समझना है, मैं आपको अंतिम वीडियो में बताऊंगा, हर अध्याय के अंतिम वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसमें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती है, कैसे, ये बहुत अच्छी है, कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा समझाई सारी चीज़ें समझ में आई तो आप शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देश का कोई ऐसा बच्चा ना बचे जिनके पास मतलब कि वो ये कहे कि हम पढ़ नहीं पाए इस कोरोना काल में। कोरोना से को हराने के लिए ही हमें एकजुट होना पड़ेगा। आप कोरोना के से हराने मतलब आप सैनिटाइजर यूज करें, बाहर जा रहे हैं मास्क लगाइए, नहीं जाना है तो आप घर के अंदर ही रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रह के पढ़ाई करें, व्हाट्सएप चलाइए, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर, इन सबको यूज़ करिए। देखिए अब तो मुझे न्यूज़ चैनल भी देखने का मन नहीं करता, न्यूज़ चैनल खोलो तो खाली कोरोना कोरोना कोरोना। तो इन सब से बेहतर है कि हमें अपने भविष्य पे ध्यान देना होगा। हमारा जैसा कि कोरोना को देखते हुए हमारी आर्थिक क्रियाएं मतलब आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। इसे देखते हुए आप अपने अध्ययन पे ध्यान दें, क्योंकि आगे के चल के हम लोग बिजनेस के बल पे नहीं जी पाए। अगर हमारे पास ज्ञान है, कौशल है,
ये है तो हम लोग हो सकता है प्रधानमंत्री वाले में ही कुछ काम कर लें, हो सकता है कुछ और भी कर दे। तो हमें आशा कर है कि आपको हर चीज़ समझ में आई, ना समझ में आए तो आप बताइए, हम आपको फिर से समझाएंगे। इनके और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें बाकी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।